हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल में आपको यूपी टेट आया हुआ है। सी टेट का आने का अभी कोई ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। इसको आज हम लोग यूपी टेट का सिलेबस जो है हम लोग करेंगे। सबसे पहले अभी सी टेट आया नहीं है, तो हम लोग यूपी टेट के तैयारी में लगे हुए हैं। और यूपी टेट का जो है दो प्रीवियस ईयर 2011 का क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षण शास्त्र। जैसा कि अभी हम लोग के सामने जो है स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। अधिगम यानी कहने का क्वेश्चन का तात्पर्य है अधिगम के प्रक्रम, यानी अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम लोग को ये जो 4 जो ऑप्शन जो है ABCD, हम लोगों के लिए ये सारे के सारे एक नज़र से देखा जाए तो ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन सही है, ठीक है। लेकिन इसमें से हम लोग को सबसे पहले होता क्या, हम लोगों का सबसे जो बेस्ट जो होता है वही हमारा आंसर होता है। इसमें हम लोग देखेंगे सीखने वालों के स्मृति को तेज बनाता है, यानी अधिगम करने से अधिगम जो करता है उसकी क्या, पढ़ने से तैयारी करने से क्या उसकी स्मृति तेज हो बन जाता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, यानी पुराने अधिगम यानी पहले जो हम लोग सीखे हैं उसको नए अधिगम में क्या हम लोग विभेदित करते हैं। एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा डी। हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ठीक है। क्यों होगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी क्या है? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। यानी कहने का मतलब है कुछ भी चीज़ अगर हम लोग सीखते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, जब तक उस काम में, जब तक उसके प्रति हमारे रुचि नहीं जागृत होगा तब तक हम कितना भी उसको अगर अंदर से रुचि नहीं है, कितना भी ज़बरदस्ती हम लोग कर ले, हम लोग को सीख नहीं सकते हैं, अधिगम हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कह रहा है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, यानी ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। हम लोग 4 ऑप्शन देखते हैं। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, यानी दूसरे सामान्य बच्चों के साथ रख कर के हम लोग पढ़ा सकते हैं। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, यानी विशेष विद्यालयों में विशेष विकसित, यानी उन लोगों के लिए अलग टेक्निक से क्या पढ़ाया जा सकता है, या विशेष विद्यालय में हम लोग पढ़ाएंगे उसको, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, यानी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, यानी उनके लिए अलग विद्यालय होना चाहिए, अलग शिक्षक होना चाहिए, स्पेशल उनके लिए शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जैसा कि इसका परफेक्ट आंसर हमारा होगा ये आंसर होगा, ठीक है। यानी विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यानी दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ठीक है, होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 35 से 40 बच्चे होते हैं, 35 से 40 बच्चे हैं, उसमें से अगर कोई थोड़ा कमज़ोर है या हैंडीकैप है तो हम लोग क्या करेंगे, शिक्षक होने के नाते उसको क्या करना है,
सारे बच्चे को एक साथ एक समान से देखते हुए उन लोग को आगे लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कह रहा है डिसलेक्सिया संबंधित है। आप बताइए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया है क्या। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या मानसिक विकार है या गणितीय विकार है या पठन विकार से है या व्यवहारिक विकार से है। देखिए मानसिक विकार हो नहीं सकता, गणितीय विकार यानी गणना से संबंधित, व्यवहारिक विकार हो नहीं सकता। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है हम लोग का जो है पठन विकार। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया जो होता है हम लोग को बोलने में कठिनाई होती है। ठीक है, पढ़ने में, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये जैसे कि अगर 9 लिखा गया है तो 9 जो लिखा जाता है उसको कभी बच्चा वो 6 पढ़ेगा, कभी 9 पढ़ेगा, कभी 6 पढ़ेगा, कभी 9 पढ़ेगा। ये होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, इसलिए पठन विकार हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, यानी खेल विधि कैसी है, खेल विधि किस तरह की यह विधि है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। जैसा कि इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट हम लोगों का आंसर होगा सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, खेल जो विधि होता है उसमें क्या होता है, हम लोग खेल, अगर कोई भी बच्चा हो केवल उसको कहा जाए कि तुमको केवल खाना है और अपना क्रियाक्रम करना है और घर में तुमको बैठकर केवल पढ़ाई करना है। ऐसे करने से, केवल उसको पढ़ाई कराने से, केवल उसको स्टडी करने से, अधिगम करने से बच्चा विकसित नहीं होता है। खेल एक ऐसा माध्यम है बच्चे को विकसित करने का, उसमें जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर बच्चे का अगर कहीं विकास होता है तो खेल के माध्यम से होता है। खेल से उसका जो है मानसिक तरह का भी वृद्धि होता है और फिजिकल यानी शारीरिक भी वृद्धि होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे, कक्षा 5 में मान लो थोड़ा कम दिखने वाले बच्चे हैं, उसका दृष्टि आँख में कोई प्रॉब्लम है, वो देख नहीं सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए काम करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। क्या उसको, जो अगर दृष्टिबाधित बच्चा है, क्या उसके दैनिक कार्य में माता पिता या मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष वार्ता करनी चाहिए। देखोगे इन चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद सबसे करेक्ट जो आंसर होता है हमारा, एक मिनट, सबसे हम लोगों का करेक्ट जो आंसर जो है, एक 1 सेकेंड, हम लोग का करेक्ट आंसर जो है सी है। ठीक है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य रूप से वार्ता करना चाहिए, इसलिए कि दृष्टिबाधित बच्चा जो है वो देख नहीं सकता है। ठीक है, देख नहीं सकता है तो कोई भी चीज़ वार्ता करने से क्या होता है, तो उस बच्चे को जानकारी होगा। केवल वो सुन तो सकता है, जब वो सुनेगा तो उसका मानसिक विकास होगा। ठीक है, इसलिए उसको वार्ताव कराना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए उसका सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6, श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त अंतर्मुक्त किया जा सकता है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, हाँ यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर, जो करेक्ट आंसर हो गया, यानी श्याम पट को हम किस तरह का साधन है। श्याम पट जो आज के, पहले तो ब्लैक बोर्ड पर चलता था, लेकिन अभी तो हर स्कूल में वाइट बोर्ड चल रहा है। तो वाइट बोर्ड हम लोगों का एक कैसा साधन है? यह कैसा साधन है हम लोग का? वाइट बोर्ड जो है हम लोग का कैसा साधन है? श्रव्य साधन है या दृश्य साधन है? दृश्य श्रव्य दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर जो भी लिखा जाता है उसको क्या करते हैं, हम लोग केवल देख सकते हैं। तो देख सकते हैं, इसलिए दृश्य साधन हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया? दृश्य साधन हो गया। ठीक है, अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? यानी शिक्षण की कुशलता में कौन से चीज माने सबसे उपयुक्त है? यानी शिक्षण प्रक्रिया में कौन कौन से चीज आपके काम में आ सकते हैं, इन 4 ऑप्शन में से देखना है। श्याम पट पर लिखना, जाहिर सी बात है, जब हम शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें श्याम पट पर जब तक लिखेंगे नहीं तब तक बच्चा समझेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे। प्रश्नों को हल करना, अगर कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है उसको आप हल करते हैं। प्रश्न पूछना यानी बच्चा आपसे प्रश्न पूछेगा, आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे। उपयुक्त हमारा क्या होगा? उपयुक्त हमारा सभी, यानी क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, आप देखेंगे कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, कक्षा में कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षण से मिलने की सलाह दिया जाए। यानी अगर कोई बच्चा आपसे, आप मान लीजिए आप होने वाले शिक्षक हैं, तो अगर आपसे कोई बच्चा अगर सवाल पूछता है तो क्या आप उसको कहेंगे कक्षा के बाद में तुम बाद में आकर ऑफिस में मिल लेना, या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? या अगर कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है तो उसको क्या आप उसको प्रोत्साहन देंगे, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या लगातार बच्चों को कह दो कि हाँ भाई सब लोग पारा एकदम, किसी का आप आंसर मत दीजिए, किसी के क्वेश्चन का आंसर आप मत बताइए, सारे बच्चों को बोल दीजिए कि हाँ पारा सारे लोग क्वेश्चन पूछो। ठीक है, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उनको उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ भाई तुम खुद क्वेश्चन पूछ रहे हो और खुद उसका आंसर किताब में से ढूंढो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो कक्षा में भाग लेने के लिए, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चा और आपसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। यानी शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, इसका ऑप्शन आपको 4 दिया है, 4 नाम दिया है। इनमें से किन मनोवैज्ञानिक ने ये जो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है? टीपी नन ने, एस पेसर ने, फ्रोबेल ने, या मॉन्टेसरी ने? ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर होगा सी, यानी फ्रोबेल ने। ठीक है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए
अभी नहीं आता है। एक अभिभावक, आप मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग हर महीना या हर सप्ताह, हर 15 दिन पर एक पेरेंट्स मीटिंग होती है। किसी बच्चे का अभिभावक आपसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, सपोज एट मान लीजिए किसी का भी अभिभावक आपसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है, आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे। जिस बच्चे का अभिभावक आपके पास नहीं आ रहा है उस बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, यानी उसके कॉपी में लिखेंगे कि हाँ भाई तो आप जल्दी आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर कोई अभिभावक आपसे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हो या कोई भी फंक्शन हो, अगर अभिभावक नहीं आता है, आप शिक्षक होने के नाते आप पर्सनली जो है आप उस बच्चे के अभिभावक से मिलने के लिए आप स्वयं उस बच्चे के घर जाएंगे, न कि बच्चे को दंड देंगे, न अभिभावक को पत्र लिखेंगे, न बच्चे की उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा तो आपको कतई करना ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, देखिए 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, यानी बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण का मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए एक अनूठी अवधि है। यानी हमारा जो है बचपन क्या होता है, बचपन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम लोग का जो है शारीरिक विकास होता है, ठीक है, यानी वृद्धि होता है, ठीक है। वृद्धि का मतलब क्या हुआ, यानी हमारा हाथ बढ़ना, पैर बढ़ना, ये क्या हुआ, ये वृद्धि में आता है। यानी परिवर्तन के लिए एक अनूठी अवधि, यानी हर तरह से हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो है आंसर, जो राइट आंसर जो होगा हमारा डी आंसर होगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक परामर्श किया जाता है। यानी एक शिक्षक को 5वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को अधिक से अधिक परामर्श किया जाता है। यानी उस शिक्षक को किस चीज़ को लेकर परामर्श किया जाता है, यानी बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, यानी परीक्षा के लिए, यानी उस शिक्षक के द्वारा बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करें, ठीक है। ऐसा या पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना, या निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यानी आप सबसे ये चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण ऑप्शन जो है हमारा जो है डी है। डी क्यों है, परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यानी अगर हम कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर एक पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर जब पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर में पढ़ाने के बाद
उन बच्चों को यह कहना कि हाँ बच्चों, अगर इनमें से एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन है या 3 नंबर क्वेश्चन है, या इस पाठ में से 100% है कि या तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि बच्चा खुद उस पाठ का अभ्यास करे, परीक्षा के लिए तैयार हो। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई घर है, जिस घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपस में हो रहा है, क्या उस घर से आने वाला बच्चा किस चीज़ का, कैसा कठिनाई का अनुभव करेगा। इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्याय में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। यानी उसके घर में जो है हमेशा उसका मम्मी पापा या उसके भाई बहन आपस में, यानी कहने का मतलब है उस घर में हमेशा किसी न किसी तरह का असंगठित व्यवहार रहता है। यानी किसी से कोई हमेशा, यानी क्या बोलते हैं उसको, मैंने झगड़ा लड़ाई होता है। ठीक है, तो वैसे जो उस झगड़ा लड़ाई से उस बच्चे अपने आप को कैसा महसूस करता है। ठीक है, 13 नंबर का हम लोग का आंसर जो होगा स्वतंत्र अध्ययन में। यानी उस तरह का बच्चा जो है वह स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर सकता है। इसलिए कि वो बच्चा, मान लीजिए कि आप कोई बच्चा है, वो बच्चा पढ़ने बैठा, तब तक उसके सामने ही उसके मम्मी पापा आपस में भीड़ गए। तो जब आपस में भीड़ गए तो वो बच्चा क्या करेगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, उसका ध्यान अपने मम्मी पापा पर चला जाएगा, तो जिसके चलते वो बच्चा स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करता है। देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आपके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। मान लीजिए आपके पास 4 बच्चा है, 4 बच्चे का मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, या स्कूल में ही है, स्कूल में मान लीजिए कि 30-35 बच्चा है, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने के बाद से मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो बहुत बुद्धिमान है, आपके नज़र में, आप जो भी वहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर जो भी आप पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे एकदम सटीक उसका आंसर देता है, आपसे बर्ताव करता है, हर एक तरह से वो बुद्धिमान है, सही है। तो इस तरह के बच्चे के लिए आप जो है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। यानी उससे भी अधिक तरह का वो प्रेरित हो सके, इस तरह का आप उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चिंता वृत्ति में नहीं है, तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। यानी कोई बच्चा जो है कक्षा में अध्ययन करने के लिए कोई चिंता फिक्र नहीं है, वह मस्ती में बैठा हुआ है, बस आप पढ़ा रहे हैं इस तरह बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर वो केवल देख रहा है, न कुछ समझने का कोशिश कर रहा है, न कुछ बताता है। तो वैसे बच्चे को आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन करने के लिए बाध्य करेंगे, बाध्य नहीं कर सकते हैं। उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उस ऐसे विद्यार्थी को आप कक्षा भी छोड़ने के लिए नहीं कह सकते हैं। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित करेंगे, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। यानी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके प्रति, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी शिक्षक हो अगर पढ़ाता है उसके प्रति, अगर जब तक
जब तक उसका बच्चे का रुचि नहीं जागेगा, किसी भी चीज़ में बच्चे का जब तक रुचि नहीं जागेगा तब तक बच्चा सही ढंग से अध्ययन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए कोई भी विषय हो वह रुचिकर होना चाहिए। बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने से पहले ऐसे टेक्निक पे अपनाया जाए ताकि बच्चे को उस सब्जेक्ट में, उस विषय में रुचि उत्पन्न हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यानी वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसको बोलते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। इसमें से जो है बच्चे के बौद्धिक विकास को 4 स्तर में किन मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है और 4 स्तरों में किन मनोवैज्ञानिकों ने सोचा है, देखा है, समझा है? कोहलबर्ग कहते हैं 4 स्तर की बात करते हैं, या एरिक रिएक्शन द्वारा, या स्किनर द्वारा, या पियाजे द्वारा। तो बच्चे का 4 तरह के बौद्धिक स्तर के बारे में किन्होंने बात किया है? पियाजे ने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे 18 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। यानी अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्र सक्रिय या संवेदनात्मक। ठीक है, तो हम लोग का इसमें जो है आंसर हमारा क्या होगा? संवेदनात्मक। ठीक है, उस बच्चे के प्रति संवेदनात्मक होना चाहिए। ठीक है, 19 नंबर क्या कह रहा है? 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में सबसे अच्छी तरह से सटीक कहाँ पर उसके बारे में देखा जा सकता है, परखा जा सकता है? यानी खेल के मैदान या विद्यालय एवं कक्षा में। देखोगे यहाँ पर होने के लिए तो खेल का मैदान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा बच्चे का बी। इसलिए कि विद्यालय में क्या होता है कि विद्यालय में बच्चा जो है एक दूसरे को, अपने दोस्तों को देखकर वो क्या करता है, बच्चा बोलना, पढ़ना, लिखना सीखता है। शिक्षक से ज़्यादा शिक्षक एक माध्यम होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, शिक्षक से बच्चा नहीं पढ़ता है। ठीक है, बच्चा जो क्या होता है एक दूसरे को देखकर आपसे ज़्यादा वो अपने दोस्तों से, अपने मित्र से सबसे ज़्यादा बच्चा कुछ सीखता है। ठीक है, इसलिए विद्यालय एवं कक्षा में। 20 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। डैश डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। देखिएगा, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, यानी कक्षा में आपके यहाँ अधिकतम उपस्थिति हो तभी ऐसा लगेगा कि हाँ अनुप्रेरित है बच्चा। आपके कक्षा में जितना ही ज़्यादा
उपस्थिति हो तभी आप समझेंगे कि हाँ बच्चा आपसे इंटरेस्टेड है, आपके प्रति अनुप्रेरित है, बच्चा प्रेरित है। ठीक है। या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य से या विद्यालयों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण निर्वता। देखोगे इसका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा हमारे विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी विद्यार्थियों द्वारा, ये क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इक्कीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, यानी कि कोई भी कक्षा है उस कक्षा में सारे बच्चे को रुचिकर बनाने के लिए, यानी सारे बच्चे में रुचि उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या माने कौन सा ऑप्शन इसमें से बढ़िया है, बेस्ट है, कौन सा एक्टिविटी बेस्ट है देखेंगे। श्याम पट का प्रयोग करना, श्याम पट पर प्रयोग करके बच्चे को रुचिकर बना सकते हैं, या चर्चा करना, या कहानी कहना, या प्रश्न पूछना। देखोगे सबसे ज़्यादा जो है बच्चे को इसमें जो है बच्चों से प्रश्न पूछकर उस विषय के प्रति सारे बच्चे से पारंपरिक प्रश्न पूछकर, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछकर उस बच्चे को रुचिकर बना सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। देखोगे हर स्कूल में देखोगे, हर क्लास में एक जो घंटी जो होता है वो बच्चे के खेल का घंटी होता है। ठीक है, इसी पर यह क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ये क्यों उचित है इसका देखेंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, तो बात सही है, लेकिन देखते हैं। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह समय बीतने में सहायता करेगा, समय बीतने के लिए हम लोग खेल का घंटी नहीं बनाते हैं, खेल का घंटी नहीं दिया गया है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। देखोगे खेल से क्या होता है, खेलने से बच्चे का सहयोगात्मक भावना अंदर से उत्पन्न होती है, एक दूसरे को सहयोग देने का भावना उत्पन्न होता है, और शारीरिक संतुलन, ये शारीरिक यानी फिजिकल उसका बच्चे का फिटनेस सही रहता है। इसलिए बच्चे को जितना उसको खाना चाहिए, जितना बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए, उतना ही उस बच्चे को खेलना भी जरूरी है। खेलना भी एक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए खेल एकदम अति आवश्यक है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे देखेंगे।